ओके स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में जाने थे और बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया था। तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और भी हम डिटेल में अब इस कर्व को जानेंगे, समझेंगे, इसको दूसरे वे में हम समझेंगे। एक ही चीज़ को मैं दो दो अलग मेथड से समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर कट बातें समझ में आ जाए। ठीक है, जो इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया था हिस्टैरिसीस कर्व के ऊपर में या हिस्टैरिसीस के ऊपर में, वो बिगिनर्स के लिए ठीक था। बिगिनर्स के लिए ठीक है, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है सिंपली मैंने बता दिया, वो समझ लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन अब उसके अंदर हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर में हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर में क्या कहानी हो रही है, क्यों हो रही है, उसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। इसीलिए हम इसी टॉपिक को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अलग वे में रिपीट कर रहे हैं, डीपली रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये इस कर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये कर्व जो है हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो कर्व हमने दे रखा है, ये इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो आपने समझा होगा, जाना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आगे बात यह है कि उतना तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब हम लोग उसके एडवांस जाते हैं। तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये डायरेक्टली एच पे डिपेंड तो करता ही है, प्लस साथ में ये उस स्पेसिमेन के प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि उसकी प्रीवियस कहानी क्या थी। आई इज directly proportional to h, but it also depends on the previous history of the specimen. I not only depends on h, but it also depends upon previous history of specimen. इसी को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, है ना, और परखेंगे। तो चलिए ग्राफ हम बता रहे हैं और इस ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या है। सपोज दैट कोई सोलेनॉइड है या टोरॉइड है, उसके अंदर में हमने रिंग रखा और उस करंट कैरिंग सोलेनॉइड और करंट कैरिंग टोरॉइड के अंदर में अगर हमने ये करंट कैरिंग टोरॉइड और सोलेनॉइड अगर हमने रखा है ना, ये मान लीजिए सोलेनॉइड हो, टोरॉइड हो, जो करंट कैरिंग है ना, तो करंट इसमें कितना जा रहा है भाई, तो करंट इसमें जा रहा है आई। ठीक है, इसमें हमने करंट कैरिंग ये रख दिया, हमने सोलेनॉइड रख दिया, लंबा है। इसके अंदर हमने एक सबस्टांस भी रख दिया, इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ठीक है, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेंटर पे करंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता, तो वो तो आप बता सकते थे ना, वो कितना होता, वो कितना होगा, म्यू इंटू एच। तो म्यू इंटू एच को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट आई प्लस म्यू नॉट इंटू आई, इस तरह से तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जो फील्ड हमने बताया बी जो है, ये फील्ड क्या है, दिस इज द फील्ड इन द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है उसके अंदर में फील्ड है, उसके अंदर की फील्ड है। मतलब को समझिए कि अगर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को पहले से ही मैग्नेटाइज कर रखा है, ठीक है, तो पहले से मैग्नेटाइज कर रखा है, तो पहले से मैग्नेटाइज वैल्यू ये आ रही है, और करंट के वजह से ये आ रही है या ये आ रही है, तो दोनों मिल करके उसके अंदर जो फील्ड है वो कुछ ज्यादा ही देगा। ठीक है, तो समझिए बात को, जो उस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर में जो पहले से हमने किसी तरह से मैग्नेटाइज किया हो, तो मैग्नेटाइज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर है म्यू नॉट इनटू आई, वेयर आई इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रखा, जिसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एच, तो वो भी लिखेंगे म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है,
तो चलिए ये सब बातें मैंने आपको बता दिया। तो उसके अंदर फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में आप सब जानते हैं कि उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हमने कुछ भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा तो स्मॉल वैल्यू भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू हम रखते हैं तो वो अपने अंदर में बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बी जो मेजर की जाती है उस मैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक apparatus बनता है जिसको हम रॉलेंड्स रिंग बोलते हैं। इस रॉलेंड रिंग्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर में क्या पता कर सकते हैं, उसके अंदर में क्या पता कर सकते हैं भाई, तो उसके अंदर में हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई की वैल्यू आप मेजरमेंट कर सकते हो ग्राफ से। अगर आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू पता करना चाहें तो दिस इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एन इंटू आई। इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझिए बात को कि क्या कहानी हो रही है, ठीक है। तो इस कर्व से अगर आपने अगर मैंने इसके अंदर कुछ करंट डाल दिया, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, करंट डाल दिया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन मान लो करंट ही नहीं है, तो ये हमने एच करंट ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग एच मानते हैं। तो अगर मान लो यही जीरो है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो नहीं हो रही है, दैट इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट हो रही है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो फिर से समझिए अब इस कर्व को, अच्छे से समझते हैं इस कर्व को, ठीक है। जैसे ही करंट हमारा जीरो था, समझिएगा बात को, तो उस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के ऊपर जो हम लोग टॉपिक बना रहे हैं हिस्टेरेसिस कर्व है, तो जैसे ही करंट हमारा जीरो है, तो करंट जीरो होने के वजह से एच की वैल्यू भी जीरो हो रही है, यहाँ हमने एच की वैल्यू जीरो रखी, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे, करंट को बढ़ाएंगे, जैसे से हम उस कॉइल के अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में या उस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर में करंट को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे एच की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ते जाती है और एच नोट तक आती है, ठीक है। एच नोट तक आने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे से हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है, बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, बढ़ते हुए चले जाएगा, बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पर आएगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सैचुरेशन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, ये सैचुरेशन वैल्यू है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। वो अब बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट। अब क्या करते हैं, करंट को हम डिक्रीज करना शुरू कर दें। करंट को डिक्रीज करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ओरिजिनल रास्ता नहीं इख्तियार करके कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, वो कुछ दूसरा रास्ता बनाता है। तो जो दूसरा रास्ता बनाता है वो दूसरे रास्ते में क्या कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लॉस करता है, ठीक है। क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लॉस करता है। इतना लॉस किया तो बचा कितना, इतना बचा, ठीक है, इतना बचा। अब क्या होगा, इतना जो बचा हुआ है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर में रह रही है, जो बता रहा है कि उस सबस्टेंस के अंदर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से क्लियर कट समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इतनी फील्ड बची हुई है, इतना फील्ड लॉस हुआ है, टोटल मैक्सिमम इतना था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतना बची हुई है, अब हमें क्या करना है भाई, इसको भी लॉस कराना है। तो लॉस कराने के लिए अब हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, करंट को हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, जिसके वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होगा कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बची हुई है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो ये जो बचा हुआ पार्ट था
ये जो बचा हुआ पार्ट था उसको कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते थे, रिटेंटिविटी, है ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो कुछ ही बोलते थे। ये कोएर्सिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, करंट को और बढ़ाते हैं उसी डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट को और बढ़ाते हैं। करंट को और बढ़ाने से अब सबस्टेंस मैग्नेटाइज होना शुरू हो रहा है। अब सबस्टेंस मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है। ये इस तरह का कर्व हमने बना दिया, आ रहा है, ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटेड चीजें हैं, ये देखा गया है, ऑब्जर्व की हुई है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। ठीक है, ये आ रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, तो जो हमने करंट को अपोजिट डायरेक्शन बढ़ाया तो डी कर्व फॉलो किया। ये कौन सा कर्व फॉलो किया भाई, डी कर्व फॉलो किया, और मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया वो सबस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, ईएफ पार्ट पे लेके चलते हैं। ईएफ पार्ट का मतलब क्या होता है भाई, ईएफ पार्ट का मतलब यह है कि अब हम करंट को धीरे धीरे घटाते हैं। अब हम धीरे धीरे करंट को घटाएंगे तो जिससे मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी धीरे 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 घटते घटते जीरो पे आ जाएगी, और घटते घटते जीरो पे आ जाएगी। फिर उसके अंदर में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बची हुई है उसको हम इस पार्ट से दिखाते हैं, इस पार्ट से दिखाया। ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इतना और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अब जीरो हो जा रही है। ठीक है, करंट को फिर अब यहां से बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ाते 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 पी पार्ट पे हम ले जाते हैं। पी पार्ट पर ले जाने में करंट को तो हम बढ़ाए, तो करंट को जब हम बढ़ाते हैं तो ये अब सबस्टेंस क्या हो रहा है भाई, ये सबस्टेंस अब क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होते होते यहाँ पे जीरो आ जा रहा है, डीमैग्नेटाइज होते जीरो, फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है। तो साइकिल हमारा क्या है, पहला साइकिल क्या है, बी पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, बी, फिर है सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, एफ, जी, है ना, और बी। ये साइकिल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये साइकिल। ठीक है, ये क्या है, बी, देखिए बी, सी, डी, ई, एफ, जी और ये बी, ये साइकिल है ना। बी से गए सी से गए डी से गए ई से गए एफ से गए जी से गए बी, साइक्लिक पाथ। तो ये साइक्लिक पाथ में कैसे कैसे क्या काम कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। करंट से कैसे वैरी कर रहा है वो सब चीजें मैंने आपको बता दिया। एनर्जी लॉस क्या होता है वो भी इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि एनर्जी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, जो एनर्जी लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस कर्व। इस कर्व के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली भी नहीं। ओके, इसी से बहुत सारे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन भी हम लोग करते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? थैंक यू।